हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज की ये क्लास हिंदी के लेसन वर्ण विचार के बारे में है। वर्ण विचार यानी कि वो चैप्टर जिसमें हम हिंदी की वर्णमाला को समझते हैं। तो वर्णमाला को समझने के लिए सबसे पहले हमें वर्णों को समझना होगा। तो वर्ण क्या होते हैं? वर्ण भाषा की वो सबसे छोटी ध्वनि होती है जिसके कि और टुकड़े नहीं किए जा सकते। जैसे कि अगर हम वर्ड बोलते हैं कलम, अगर हम कलम बोलते हैं तो उसके हम अलग अलग हिस्से कर सकते हैं, क ल म। लेकिन अगर कोई भाषा की ऐसी इकाई है जिसके हम और टुकड़े नहीं कर सकते, उसको और छोटा नहीं कर सकते, तो हम उसको वर्ण कहते हैं। तो ऐसे वर्ण जो हैं उनके क्रमबद्ध समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। अगर हम वर्णों को आगे पीछे ऐसे लिख देंगे तो हम उसको वर्णमाला नहीं कहेंगे, लेकिन जिस वर्ण के बाद जो सा आना चाहिए उसको ही अगर हम क्रमबद्ध तरीके से लिखेंगे, बिल्कुल एक ठीक तरीके का समूह बनाएंगे, तो हम उसको वर्णमाला कहेंगे। हिंदी वर्णमाला में अगर हम उच्चारण के हिसाब से देखें तो 45 वर्ण होते हैं, लेकिन जब हम उसको लेखन की दृष्टि से देखते हैं तो इसके अंदर 52 यानी कि 52 वर्ण होते हैं। तो ये एक जो क्लास आज की हमारी होने वाली है उसमें हम 52 वर्ण का पूरा विश्लेषण करेंगे, उसके बारे में समझेंगे कि आखिर वो क्या होते हैं और उन्हें किस तरह से हम अलग अलग कैटेगरीज में बांट देते हैं। तो हिंदी भाषा जो होती है, हम सबको ये गर्व होना चाहिए कि हमारी जो हिंदी भाषा है वो एक वैज्ञानिक भाषा है। उसमें बहुत साइंटिफिक तरीके से जो भी हमारे अक्षर होते हैं, वर्ण होते हैं, उनको बांटा गया है। और इसमें जैसे इंग्लिश में हमारे पास साइलेंट लेटर्स होते हैं, ऐसा इसमें कुछ भी नहीं होता। यहाँ पर हम जो बोलते हैं वही हम लिख रहे होते हैं। तो यानी कि हमारी जो हिंदी भाषा है उसके अंदर कोई भी साइलेंट लेटर नहीं होता। तो हम इसी में अब अपनी जो लेसन है उसको आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि हमारे जो हिंदी भाषा के वर्ण हैं आखिर वो किस हिसाब से हमने बांटे हुए हैं। तो सबसे पहले अगर हम इनको बांटते हैं तो इसके वर्ग अगर मैं करती हूँ तो ये होते हैं टोटल। सबसे पहले आ जाता है स्वर। स्वर होते हैं हमारे 11। उसके बाद आते हैं 2 अयोगवाह। उसके बाद आते हैं व्यंजन जो कि नंबर में है 33। और उसके बाद आते हैं संयुक्त व्यंजन जो है नंबर में 4। और उसके बाद आते हैं द्विगुण व्यंजन, ये है नंबर में 2। टोटल मिलाकर हो जाते हैं 52 यानी कि 52। तो इन 52 के बारे में हम अलग अलग अब क्रमबद्ध तरीके से पढ़ना शुरू करते हैं। स्वर। तो स्वर क्या होते हैं? स्वर वो ध्वनियां होती हैं जिनको कि हम स्वतंत्र रूप से बोल सकते हैं। इनके उच्चारण के लिए हमें किसी भी और वर्ण की आवश्यकता या किसी ध्वनि की आवश्यकता नहीं होती है। तो हम जब इनको बोलते हैं तो हमारे मुंह से जो हम ध्वनि प्रकट करते हैं उसमें हम हवा के प्रवाह को रोके बिना उसको उच्चारण करते हैं। तो ये होते हैं आ, ई, उ, ए, री, ओ। तो ये सारे जो हमारे वर्ण होते हैं इसमें हम हवा के प्रवाह को रोकते नहीं, इसमें हम मुंह को खुला रखते हैं और उसी वक्त इसकी ध्वनियों का उच्चारण हम कर सकते हैं। इनको भी हमने 3 अलग अलग भागों में बांटा हुआ है। वैसे तो मूल रूप से हम इसको 2 ही भागों में बांटते हैं, लेकिन एक तीसरा भी इसका विभाजन हमने किया हुआ है, वो भी मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी। स्वर को हमने 3 अलग अलग भागों में बांटा हुआ है। इसमें जो सबसे पहला आता है वो है मूल स्वर या फिर ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर यानी कि वो स्वर जिनको बोलने के लिए हम बहुत कम समय यूज करते हैं। बोलते वक्त जब हम उनका उच्चारण करते हैं तो हम उसको जल्दी से बोलकर खत्म कर देते हैं। जैसे कि अगर हम बोलते हैं किताब, तो इसमें ई की जो मात्रा आई उसके लिए हमने बहुत ही थोड़ा समय लिया, ई की मात्रा बोली और वो खत्म हो गई। तो एक ही मात्रा का समय लिया उसके अंदर, तो वो हमारा ह्रस्व स्वर की कैटेगरी में आ जाएगा। उसके बाद आता है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर वो सारे स्वर होते हैं जिसमें हमें उच्चारण के वक्त 2 मात्रा का समय लगता है, यानी कि हम उसको जब बोलते हैं तो हम जो मूल स्वर है उससे थोड़ा सा अधिक समय इसके लिए हम प्रयोग करते हैं। जैसे कि अगर हम बोलते हैं आम, तो यहाँ पे अ स्वर जो है वो थोड़ा
लंबे टाइम के लिए हम बोलते हैं, तो इसकी वजह से ये 2 मात्राओं का समय लेता है, तो इसलिए हम इसको दीर्घ स्वर कहते हैं। उसके बाद आते हैं प्लूत स्वर। प्लूत स्वर वो स्वर होते हैं जो कि हम वैसे लिखने के वक्त में हम उसको अलग ही चिन्ह से दर्शाते हैं, लेकिन उसका प्रयोग जो होता है वो हम किसी को जोर से कुछ बोलना चाहते हैं हम, या फिर हम किसी को दूर कोई खड़ा है उसको बुलाना चाहते हैं या उसको पुकारना चाहते हैं, तो तब हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अगर मैं जोर से यहाँ से चला के बोलाऊं भैया, तो जो पीछे आ साउंड जो आया है उसको हम प्लूत स्वर कहते हैं। स्वरों के बाद बात कर लेते हैं अयोगवाह की। वैसे तो ये स्वर ही होते हैं, लेकिन इनको हम पूर्ण रूप से स्वर नहीं कह सकते, क्योंकि ये स्वतंत्र रूप से बोले नहीं जा सकते हैं। इनको जब हम बोलते हैं तो हमें इसके साथ अ जो होता है हमारा स्वर, उसका सहारा लेना पड़ता है, इसीलिए इनको अयोगवाह कहते हैं। तो ये होते हैं हमारे अंग और अह, यानी कि अनुस्वार और विसर्ग। तो जब भी हम इनको बोलते हैं तो हमें इन्हें बोलते समय सहारा लेना पड़ता है अ अक्षर का, अ वर्ण का। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अनुस्वार की। अनुस्वार यानी कि वो हमारा स्वर जिसको कि हम उच्चारित करते हुए ध्वनि नाक से लेते हैं, लेकिन नाक से हम उसका उच्चारण करते हैं। तो इसमें हम जब भी हम शब्द को लिखते हैं तो जिस शब्द में हमें अनुस्वार लगाना है, वहां पर जिस वर्ण के बाद हमें उसका साउंड चाहिए, हम उसके ऊपर ही इसको बिंदी लगा देते हैं। तो जैसे कि अगर हमें बोलना है बंदर, तो बंदर बोलने में ब ऊपर बिंदी और फिर द और र, तो बंदर, तो ये बिंदी जो है ये अनुस्वार का ही चिन्ह है। इसी तरह से घंटी, झंडा, ये सारे जो हम बोलते हैं इन सब के अंदर भी अनुस्वार है। उसके बाद आता है अनुनासिक। अनुनासिक यानी कि उसमें हमारा जो चंद्र बिंदु हम पढ़ते हैं वो आ जाता है। चंद्र बिंदु हम जब लगाते हैं तो इसकी पहचान ये होती है कि इन शब्दों को बोलते वक्त हमारे गले से और नाक से, दोनों से आवाज आती है। मतलब गले में हम हवा को रोकते हैं और नाक से स्वर बाहर आता है। तो इसमें हमारे 2 अंगों का यूज होता है, मुख के, एक कंठ का और एक नाक का। तो चंद्र बिंदु वाले शब्द जो होते हैं उन्हें हम अनुनासिक कहते हैं। तो ये होते हैं जैसे चांद। तो जब हम चांद बोलते हैं तो आपको गले में यहाँ पर प्रेशर फील होगा और नाक से उसका स्वर बाहर आएगा। तो इस तरीके से अनुनासिक होता है। उसके अलावा विसर्ग। विसर्ग जो होता है वो हमारी हिंदी भाषा में जब हम उसका प्रयोग करते हैं तो वैसे तो हम लिखित रूप में इसको तब यूज करते हैं जब हम तत्सम शब्दों का प्रयोग करते हैं। तत्सम शब्द यानी कि वो शब्द जो संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में, जैसे संस्कृत में यूज होते थे वैसे के वैसे ही हिंदी भाषा में आ गए हैं, तो हम उनको तत्सम शब्द कहते हैं। तो जब हम ये तत्सम शब्द लिखते हैं तब हम विसर्ग का इस्तेमाल करते हैं। ये विसर्ग जो होता है 2 बिंदियां होती हैं, लेकिन इसकी जब ध्वनि हम बोलते हैं, इसको उच्चारित करते हैं तो ह आती है। जैसे कि पुनः, प्रातः, इस तरीके से जो शब्द होते हैं उनमें हम विसर्ग लगाकर ह के साउंड के साथ इसको उच्चारित करते हैं। इन सब के अलावा एक विशेष ध्वनि भी है, क्योंकि हमारी हिंदी भाषा जो है वो बहुत ही ओपन है, उसमें अलग अलग भाषाओं से बहुत सारे शब्द हमें देखने को मिल जाते हैं। तो इसमें इंग्लिश भाषा के भी बहुत सारे शब्द हैं जिनका कि हम प्रयोग करते हैं। तो जब हम इंग्लिश भाषा के शब्द लिखते हैं तो कभी कभी हमें उनके इस्तेमाल के लिए आगत ध्वनि का यूज करना पड़ता है। आगत ध्वनि यानी कि अ करके जो हमारा साउंड आता है उसको हम आगत ध्वनि कहते हैं। जैसे जब हम डॉक्टर बोलते हैं तो जो आ रहा है ये आगत ध्वनि है। इसमें को लिखने के लिए हम चंद्र बिंदु में से बस बिंदु हटा देते हैं, तो बिंदु हटा देते हैं तो वो आगत ध्वनि हो जाती है। स्वरों के बाद अब और अयोगवाह के बाद हम बात कर लेते हैं व्यंजनों की। तो व्यंजन यहाँ पर खाने वाले व्यंजन नहीं है, ये व्यंजन है वो वर्ण जो कि हम बिना स्वरों की सहायता के उच्चारित नहीं कर सकते हैं। यानी कि वो सारे वर्ण जिनको बोलने के लिए हमें स्वर की सहायता लेनी होती है उनको हम व्यंजन कहते हैं। ये जब हम व्यंजन बोलते हैं तो हमारे मुंह से जो हवा का प्रवाह है वो या तो कंठ से
या फिर दांत से या जीभ से या होठ से हम हवा के प्रवाह को रुकावट पैदा करते हुए इसका उच्चारण करते हैं। व्यंजनों को हमने 3 अलग अलग भागों में बांटा हुआ है। सबसे पहला आता है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन यानी कि वो व्यंजन जिनको बोलते वक्त हमारे उच्चारण के समय जीभ जो है मुंह के अलग अलग हिस्सों को छूती है, स्पर्श करती है, उनको हम सभी को स्पर्श व्यंजन कहेंगे। ये होता है क से शुरू होकर म तक, यानी कि 25 वर्ण हैं इसके अंदर जो कि पूरे के पूरे स्पर्श व्यंजन में आते हैं। इनके उच्चारण के वक्त हमारी जीभ मुंह में किसी न किसी स्थान को छूती है और उसके द्वारा हवा में रुकावट पैदा करती है ताकि हमारे मुंह से वो ध्वनि निकल सके। जैसे कि अगर हम बोलना चाहते हैं द, तो जब हम द बोलते हैं तो द बोलते वक्त हमारे जीभ जो है वो दांत के पास आ जाती है और दांत को छूती है, जिसकी वजह से हम वो ध्वनि निकाल पाते हैं। तो ये सारे आते हैं स्पर्श व्यंजन में। उसके बाद आ जाता है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन वो व्यंजन होते हैं जो स्वर भी नहीं है और व्यंजन भी नहीं है, मतलब उन दोनों के बीच में कुछ है, यानी कि इसको बोलते वक्त हम हवा में रुकावट पैदा भी नहीं कर रहे हैं पूरी तरह से और उसको स्वतंत्र रूप से उच्चारित भी नहीं कर रहे हैं। तो ये सारे के सारे अंतस्थ आते हैं। अंतस्थ के अंदर आते हैं 4 व्यंजन, य, र, ल और व। ये सारे के सारे बोलते वक्त हम हवा के प्रवाह को स्वर की तरह से पूरा स्वतंत्रता से बाहर आने भी नहीं देते हैं और उसको रोकते भी नहीं है, तो इसलिए इसको अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। उसके बाद आता है ऊष्म। ऊष्म का मतलब होता है कि ऊष्मा यानी कि गर्मी। तो वो सारे व्यंजन जो कि जब हम उनका उच्चारण करते हैं तो मुंह के अंदर हवा की रगड़ की वजह से थोड़ी सी ऊष्मा हो जाती है, तो जब हम हवा बाहर निकालते हैं उसे बोलते वक्त मुंह से, तो थोड़ी ऊष्म हवा बाहर आती है, तो हम उसको ऊष्म व्यंजन कहते हैं। अब इसके अंदर भी 4 व्यंजन आते हैं, वो होते हैं श, क्ष, स और ह। ये सारे के सारे चारों जो हैं हमारे ऊष्म व्यंजन हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं संयुक्त व्यंजन की। संयुक्त व्यंजन यानी कि वो व्यंजन जो कि 2 या 2 से ज्यादा व्यंजन जब बिना किसी स्वर की सहायता के बोलने के लिए हम उच्चारण करते हैं, उनका कोशिश करते हैं, तो हम उन्हें आपस में जोड़ देते हैं, तो उसके बाद जो उनका स्वरूप प्रकट होता है उसको हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे कि अगर हम बोलते हैं रक्त, तो यहाँ पर र जो है वो तो स्वर के साथ आ रहा है, लेकिन जो क और त है वो बिना किसी स्वर की सहायता के आ रहा है, तो इसलिए वो रक्त जो है उसमें क जो है बिना स्वर की सहायता के आ रहा है, इसलिए उसको हम संयुक्त व्यंजन कहेंगे। तो ऐसे हमारी वर्णमाला में 4 संयुक्त व्यंजन हैं। वो कौन कौन से हैं देख लेते हैं। क और श दोनों को मिलाकर बनता है क्ष, यानी कि जैसे हम बोलते हैं कक्ष या कक्षा। उसके बाद त और र को जब हम जोड़ देते हैं तो बनता है त्र, जैसे हम बोलते हैं शस्त्र या छत्र। उसके बाद आता है ज और च वर्ग के पंचमाक्षर ण से मिलकर बनता है ज्ञ, यानी कि ज्ञानी, ज्ञान, ये सारे। उसके बाद श और र इन दोनों को मिलाकर बनता है श्र, जैसे कि श्रमिक, परिश्रम। तो यहाँ पर जो हम ये श्र बोल रहे हैं ये भी एक संयुक्त व्यंजन है। तो संयुक्त व्यंजन जो होते हैं वो 2 या 2 से अधिक अक्षरों को मिलाकर बने होते हैं, लेकिन हमारी वर्णमाला में जो है ये 4 सम्मिलित किए गए हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं द्विगुण व्यंजन की। द्विगुण व्यंजन यानी कि जब हम बोलते हैं बड़ा, तो जो ड़ आता है इसमें, उसमें हम देखेंगे कि हमारी वर्णमाला के ड़ जो है उसमें पीछे बिंदी है, लेकिन यहाँ पर इसके नीचे एक बिंदी लगी होती है, तो हम इसको द्विगुण व्यंजन बोलते हैं। उसी तरह से जैसे हम ढ अक्षर बोलते हैं, ढोलक वाला ढ, तो उसमें जब नीचे बिंदी लगी होती है तो इसको हम द्विगुण व्यंजन में गिनते हैं। ये जो द्विगुण व्यंजन होते हैं ये कभी भी किसी भी शब्द की शुरुआत में नहीं आते, ये तो या तो मध्य में आते हैं या फिर हमेशा अंत में आते हैं। हम इनको कभी भी बिल्कुल शुरू में नहीं देखते हैं। तो ये हमारे जो
द्विगुण व्यंजन है ये हमारी वर्णमाला में 2 ही हैं, जैसे कि बड़ा, बूढ़ा, बढ़िया। जो ये शब्द होते हैं इनमें जो आते हैं ये द्विगुण व्यंजन। आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। उसके अलावा इस वीडियो को शेयर भी कीजिए ताकि ये नॉलेज और लोगों तक भी पहुंच सके। अगली किसी वीडियो में किसी और टॉपिक के बारे में बातें करते हुए अपनी नॉलेज बढ़ाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।